कल की क्लास में हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, उसमें पहला प्लैनेट मरकरी के बारे में पढ़ा और वीनस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं तीसरे प्लैनेट के बारे में जिसका नाम है अर्थ। समझ में आया? मतलब जमीन, वो जमीन जिस पर हम रहते हैं, याद रखा, इसी को हम बोलते हैं अर्थ। और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। समझ में आया? तो पहले कौन प्लैनेट आता है? मरकरी। दूसरा प्लैनेट कौन आता है? वीनस। और तीसरे नंबर पर जो प्लैनेट आता है उसका नाम है अर्थ। याद रखा? तो अर्थ क्या है? ये एक प्लैनेट है जो तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब अगर ये सन है तो सन के अराउंड पहला प्लैनेट कौन आता है? मरकरी। उसके बाद कौन आता है? वीनस। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है अर्थ। तो तीसरे नंबर का जो प्लैनेट है वो है अर्थ। समझ में आया? अच्छा, अर्थ जो है इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब इसके पास एक मून है। नेचुरल सैटेलाइट किसको बोलते हैं? मून को। इसके पास एक मून है और हम देखते हैं शाम को एक मून। तो शाम को जो हम एक मून देखते हैं वही जमीन की एक नेचुरल सैटेलाइट है। मरकरी के पास कितने मून्स है? कोई नहीं। वीनस के पास कितने मून्स है? कोई नहीं। लेकिन जमीन के पास एक मून है जो आप शाम को देखते हो ना, एक मून, वही इसकी नेचुरल सैटेलाइट होती है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा अर्थ के पास कितने मून्स है, आंसर क्या है? सिर्फ एक मून है। समझ में आया? अच्छा, अर्थ जो है ये वो वाहिद प्लेनेट है। देखिए 8 प्लैनेट्स है ना सोलर सिस्टम में। उन 8 प्लैनेट्स में सिर्फ जमीन वो प्लैनेट है, अर्थ वो प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब इसी प्लैनेट पर लिविंग थिंग्स रहते हैं और बाकी किसी प्लैनेट पर लिविंग थिंग्स नहीं रहते। कल हमने देखा मरकरी पर लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। वीनस पर भी ज्यादा है इसलिए वहां नहीं रह सकते। लेकिन अर्थ जो है यहां पर लिविंग थिंग्स रहते हैं। समझ में आया? इसीलिए अर्थ जो है ये सबसे यूनिक प्लैनेट है, सबसे खास प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ यही एक प्लैनेट है जहां लिविंग थिंग्स रहते हैं, बाकी किसी जगह पे लिविंग थिंग्स नहीं रहते। समझ में आया? अच्छा, यहां लिविंग थिंग्स क्यों रहते हैं, यहां पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है? उसके 3 रीजंस है। सबसे पहला, यहां हवा है, मतलब यहां ऑक्सीजन है या बाकी गैसेस भी है। दूसरा, यहां पानी भी है, ठीक, और यहां पर एक करेक्ट टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर लिविंग थिंग्स को चाहिए। लिविंग थिंग्स जिस टेम्परेचर पे जिंदा रहेंगे वही टेम्परेचर यहां है। याद रखा? मरकरी पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। वीनस पर टेम्परेचर ज्यादा है, लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। जमीन पर उतना टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर है जितना लिविंग थिंग्स को जरूरत है। समझ में आया? इसीलिए लिविंग थिंग्स जमीन पर रहते हैं क्योंकि यहां ऑक्सीजन भी है, मतलब हवा भी है, पानी भी है और सही टेम्परेचर भी है। ना ज्यादा टेम्परेचर है ना कम टेम्परेचर है, बराबर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है। याद रखा? वो टेम्परेचर जिस पर लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए इन 3 चीजों की वजह से जमीन पर लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा पता वो कौन सा प्लेनेट है जहां लिविंग थिंग्स रहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अर्थ। ये वाहिद प्लेनेट है जहां पर लिविंग थिंग्स रहते हैं और कहीं नहीं रहते। उसके बाद इसकी शेप की बात करते हैं। जो जमीन की शेप है ना वो कैसी है? आप में से अगर किसी को पूछा जाएगा कि जमीन की शेप कैसी है, कुछ बोलेंगे स्फेरिकल है, कुछ बोलेंगे ओवल है, अलग अलग शेप्स बोलते हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जमीन की जो शेप है ना वो जियोइड होती है। तो अगर आज के बाद किसी ने आपसे पूछा कि जमीन की शेप कैसी होती है? जियोइड। ये शेप है जमीन की। कैसी शेप है? जियोइड। जियोइड क्या होता है? अगर आपने कभी अंडा देखा होगा, अंडा देखा है कभी? ऐसे, इस तरह से अंडा जो है उसके ऊपर वाली सरफेस इस तरह से होती है, ऐसे, ठीक है? ये जियोइड बराबर अंडे की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, ऊपर वाली जो ये सरफेस है ना ये फ्लैट होती है, ऐसे, इस तरह से।
ऐसे, इस तरह से। अंडे की जो ऊपर वाली सरफेस है वो फ्लैट नहीं होती, लेकिन जियोइड की ऊपर वाली सरफेस जो है ये फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट। समझ में आया? इसी को बोलते हैं जियोइड। तो अगर आपसे किसी ने पूछा जमीन की शेप कैसी होती है, जियोइड, जियोइड का मतलब क्या है? जैसे अंडा है ना, अंडा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अंडे की ऊपर वाली सरफेस फ्लैट नहीं होती है, ऐसे होती है, लेकिन इसकी ऊपर वाली सरफेस फ्लैट होती है, इस तरह से होती है। बाकी ये अंडे की तरह होता है। समझ में आया? तो हूबहू अंडे जैसा, लेकिन ऊपर वाली सरफेस जो है वो फ्लैट होती है। समझ में आया? इसी शेप को बोलते हैं जियोइड। तो आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि जमीन की शेप स्फेरिकल है, ओवल है, क्या है, कौन सी शेप है? जियोइड। और जियोइड कैसी होती है? अंडे जैसी, लेकिन ऊपर वाली सरफेस कैसी होती है? फ्लैट। समझ में आया? इसी को बोलते हैं जियोइड शेप। उसके बाद बात करते हैं डायमीटर की। जमीन का डायमीटर कितना है? 12,800 किलोमीटर्स। याद रखा? जब भी आपसे कोई पूछेगा जमीन का डायमीटर कितना है, 12,800 किलोमीटर्स। अब सवाल है ये डायमीटर क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डायमीटर किसको बोलते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर हम इस साइड से इस साइड तक एक लाइन डालेंगे, वो लाइन जो सेंटर के बीच में से पास करेगी, जो सेंटर से जाएगी, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो आपने ये लाइन डाली ना, इसी को हम बोलते हैं डायमीटर। लेकिन शर्त क्या है? ये लाइन सेंटर के बीच में से जानी चाहिए। अब मिसाल, आपसे कोई पूछेगा एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे लाइन डालेंगे, क्या ये डायमीटर है? नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं होती है। समझ में आया? तो डायमीटर क्या होता है? एक लाइन जो आप सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड तक डालते हो, लेकिन ये कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर से। जैसे अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा बताओ क्या एक एंड से दूसरे एंड तक हमने ऐसे लाइन डाली, क्या ये डायमीटर है? नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं होता। डायमीटर किसको बोलेंगे? एक एंड से दूसरे एंड तक जो आपने लाइन डाली, इसी को बोलते हैं डायमीटर। इसको डायमीटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सेंटर से पास होता है। समझ में आया? मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो डायमीटर क्या होगा? एक एंड से दूसरे एंड तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। याद रखा? इसी को हम बोलते हैं डायमीटर। तो अगर आप सर्कल एक बनाएंगे, सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक एक लाइन डालेंगे, मगर वो लाइन कहां से जानी चाहिए? सेंटर से, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, शॉर्ट में यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। मिसाल, आपने ये जमीन बना ली, मैंने कहा जमीन का डायमीटर है 12,800 किलोमीटर्स। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है? 12,800 किलोमीटर्स। तो अगर आप जमीन के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जाना चाहते हैं तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 12,800 किलोमीटर्स। याद रखा? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। जमीन का सरकमफ्रेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर्स। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है यहां से ऐसे, ये आउटर बाउंड्री यहां से ये पूरा। याद रखा? इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको आप मैथ्स में पेरीमीटर भी बोलते हो। याद रखा? इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी आउटर बाउंड्री, आउटलाइन ये। तो अगर आप यहां से जमीन के इस हिस्से से स्टार्ट करना चाहते हो और पूरी जमीन का चक्कर लगाना चाहते हो, यहां से ऐसे, यहां से यहां तक, आपको कितना चलना पड़ेगा? 40,000 किलोमीटर्स। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा जमीन का सरकमफ्रेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर्स। सरकमफ्रेंस क्या होता है? आउटलाइन बाउंड्री। समझ में आया? जैसे मिसाल मान लीजिए ये सन है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये बाहर की बाउंड्री, ये, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक,
तो अगर आप जमीन के इस हिस्से से यहां तक बराबर एक चक्कर लगाना चाहते हो तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 40,000 किलोमीटर। डायमीटर कितना है यहां से यहां तक? 12,800 किलोमीटर। लेकिन अगर आप यहां से चलोगे सर्कमफ्रेंस से तो कितना चलना पड़ेगा? 40,000 किलोमीटर। याद रखा? अच्छा, उसके बाद जमीन के वजन की बात करते हैं। जमीन का मास कितना है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये जमीन का वजन है। याद रखा? तो अगर आपसे कोई कभी पूछेगा कि जमीन का वजन कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये जमीन का वजन है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जमीन के एटमॉस्फेयर की। जमीन की सबसे बड़ी खूबी क्या है? एटमॉस्फेयर उसका। अगर एटमॉस्फेयर यहां नहीं होता तो यहां भी लिविंग थिंग्स नहीं रह पाते। याद रखा? अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो ये ऊपर हवा की लेयर है ना, हवा है ऊपर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है ना। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर को, यानी ये जो ऊपर हवा की एक चादर है ना, हवा है ना ऊपर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इस हवा में क्या सिर्फ एक गैस होता है? नहीं, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस होते हैं। ठीक, अच्छा, उनमें से एक गैस है ऑक्सीजन। O2 किसको बोलते हैं? ये O2 है। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन वो गैस है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है? 20.9%। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, 20.9%। अच्छा, नाइट्रोजन गैस कितना है? 78.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और बाकी गैसेस भी है बट स्मॉल अमाउंट में। सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन। समझ में? तो कौन सा गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है एटमॉस्फेयर में? तो आंसर क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक, सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78.03%। उसके बाद है ऑक्सीजन 20.9%। याद रखा? तो यह है एटमॉस्फेयर की बात। अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन। जमीन सन से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। उसके बाद बात करते हैं रिवॉल्वेशन की। रिवॉल्वेशन क्या होता है? जमीन सन के अराउंड चक्कर लगाता है, घूमता है, इसी को बोलते हैं रिवॉल्वेशन। ठीक है, जमीन कितने टाइम में सन के अराउंड चक्कर लगाता है? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है जमीन को? 365.25 डेज। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा जमीन सन के अराउंड चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज। मतलब 365 डेज, और ये 0.25 का मतलब होता है 6 आवर्स। क्या मतलब होता है? 6 आवर्स। इसका मतलब है कि सन के अराउंड जमीन जब चक्कर लगाता है तो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 365 डेज और 6 घंटे। इतना टाइम लगता है जमीन को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में। जैसे आपको याद होगा मरकरी को कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने में? 88 डेज। वीनस को कितना? 225 डेज। जमीन को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? 365.25 डेज। मतलब 365 डेज, और ये 0.25 का मतलब क्या है? 6 आवर्स। याद रखा? इसका मतलब होता है 6 आवर्स। तो कुल मिला के एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 6 आवर्स। याद रखा? इतना टाइम लगता है रिवॉल्व करने में जमीन को। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन आपको पता है क्या होता है? जब जमीन
अपनी ही एक्सिस पर ऐसे घूमती है, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। जब अपनी ही एक्सिस पर वो घूमेगी उसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन में कितना टाइम लगता है जमीन को? 24 आवर्स। इसका मतलब जब जमीन रोटेट करती है, एक चक्कर लगाती है गोल गोल ऐसे, उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। याद रखा। रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज। और रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। और रोटेट क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी ही एक्सिस पर ऐसे घूमेगी, ये मान लीजिए इस तरह से कोई प्लेनेट है ऐसे, इसको बोलते हैं रोटेशन। समझ में? इसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन, जब वो सन के अराउंड घूमेगी ऐसे। लेकिन जब अपनी ही एक्सिस पर घूमेगी ऐसे, इसको बोलते हैं रोटेशन। तो ये मान लीजिए यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, ऐसे घूमेगा इस तरह से, इस तरह से, जब वो यहां पहुंचेगा फिर यहां पहुंचेगा, हो गया एक चक्कर। समझ में आया? तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इसको? 24 आवर्स। ठीक, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा जमीन को रिवॉल्वेशन करने में कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज। रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। याद रखा? अच्छा, इससे भी सबसे अहम चीज आपको क्या याद रखनी है? जमीन जब रोटेट करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? तो जमीन रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये इसका रोटेशन का डायरेक्शन है। मतलब जब जमीन रोटेट करती है ना, रोटेट ऐसे, किस डायरेक्शन में करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब इस तरह से देखिए आप, ये इस तरह से देखिए, ठीक, ये मान लीजिए ये वेस्ट है, यहां से मान लीजिए ईस्ट है। ठीक, वो कहां से रोटेट करती है? वेस्ट से आती है इस तरह से ईस्ट की तरफ। तो जमीन की रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर वो ऐसे रोटेट करती, इसका मतलब है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन जमीन रोटेट कैसे करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे। समझ में आया? ये मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन क्या है? ये वेस्ट है। ये वाला डायरेक्शन क्या है? ये ईस्ट है। ठीक, तो जमीन कैसे रोटेट करती है? ये मान लीजिए जमीन है, ये इस तरह से रोटेट करती है, मतलब वेस्ट से आती है ईस्ट की तरफ, ऐसे वेस्ट से आती है ईस्ट की तरफ। इसी को बोलते हैं वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आया? जमीन कहां की तरफ रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसीलिए हमें सन कहां से आता हुआ दिखाई देता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। कल का याद है जब मैंने वीनस में बताया था, जमीन खुद रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमें सन कहां से दिखाई देगा? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसीलिए हमें लगता है सन कहां से राइज होता है? ईस्ट से। ऐसा क्यों हमें दिखाई देता है? क्योंकि हमारी जमीन खुद रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। समझ में आया? तो जब हम आगे जाते हैं किसी गाड़ी में, बाकी सारी चीजें हमें पीछे जाती हुई दिखाई देती है, अपोजिट डायरेक्शन में। हमारी जमीन वेस्ट से ईस्ट में जाती है, तो बाकी चीजें कहां जाती हुई दिखाई देंगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसीलिए हमें सन भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट्स इन द वेस्ट। याद रखा? अच्छा, ये हो गया रोटेशन। और रोटेशन का एक और फायदा है, जो दिन और रात यहां बनते हैं ना जमीन पर, वो किसकी वजह से बनते हैं? हां, रोटेशन की वजह से। तो अब एक सवाल आ गया कि जमीन पर दिन और रात कैसे बनते हैं? रोटेशन की वजह से। कैसे? ये देखिए, मिसाल मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन का एक हिस्सा है, ये जमीन का दूसरा हिस्सा है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यहां पे सन है। ठीक, अच्छा, ये सन है, ये जमीन है। अब दिन और रात कैसे बनते हैं? देखिए, जमीन करती है ना रोटेट, ठीक, मान लीजिए ऐसे रोटेट करती है इस तरह से, ये मान लीजिए रोटेट हो गया इस तरह से। ठीक, अच्छा, अब देखिए आप, यहां सन है,
अभी सनलाइट किस पर पड़ती है, इस वाले साइड पर, ठीक। तो जहां पर सनलाइट पड़ती है यहां अभी दिन होगा कि रात होगी, दिन, क्योंकि सनलाइट पड़ती है। अब पीछे वाला साइड देखिए इसका, क्या यहां पे सनलाइट पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्योंकि सनलाइट इस वक्त यहां पे पड़ती है, यहां दिन होगा। इस वाले साइड में सनलाइट नहीं पड़ती, तो यहां क्या होगी, रात। समझ में आया। तो जमीन के एक हिस्से पे दिन होता है, जमीन के दूसरे हिस्से पर रात होती है। समझ में आया। तो यहां दिन है, यहां रात है। अब जब जमीन रोटेट करती है ऐसे, इस तरह से, ये देखिए, अब क्या होगा, अब यहां दिन होगा, क्योंकि सारी सनलाइट पड़ेगी इस वाले साइड पर। जो दूसरा वाला साइड है उस पर सनलाइट पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो वहां क्या होगा, वहां रात होगी। समझ में आया। अब यहां दिन है, यहां रात है। इसी तरह से दिन और रात होते हैं, याद रखा। तो फिर से देखिए, जमीन इस तरह से है, ये मान लीजिए सन यहां पे है, सारी लाइट किस पर पड़ती है, इस वाले हिस्से पर, यहां क्या होगा, दिन। फिर जमीन इस तरह से रोटेट करती है, अब क्या होगा, यहां पे सनलाइट पड़ेगी, मतलब यहां दिन होगा, वहां रात होगी। फिर से वही होगा, अब यहां दिन, वहां रात, अब यहां दिन, वहां रात, अब यहां दिन, वहां रात। याद रखा। तो रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। ये कई बार आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि बता दिन और रात जो है वो कैसे बनते हैं, रोटेशन से, या रोटेशन से क्या बनता है, दिन और रात। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सीजन्स की। ठीक, सीजन्स कैसे बनते हैं, सीजन्स बनते हैं रिवॉल्वेशन से। रोटेशन से क्या बनता है, दिन रात। अच्छा, सीजन्स कैसे बनते हैं, रिवॉल्वेशन से। इसको समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जमीन जो है वो एकदम खड़ी नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है। मतलब मान लीजिए ये जमीन है, ठीक, इसको ऐसे खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये खड़ी नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है। या इस तरह से देख लीजिए, ये मान लीजिए आप, ये जमीन है, ठीक है, ये इस तरह से खड़ी है, ठीक। आपको क्या लगता है जमीन कैसी है, इस तरह से खड़ी, लेकिन जमीन इस तरह से खड़ी नहीं है, वो ऐसे थोड़ी सी टिल्ट है। इसको होना यहां चाहिए था, बट वो है यहां। समझ में आया। थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी हटी हुई है अपनी जगह से। ये मान लीजिए ये स्ट्रेट है और थोड़ा सा हटके है, ऐसे। याद रखा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा जमीन कैसी है, जमीन इस तरह से नहीं है स्ट्रेट खड़ी है, जमीन थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे बेंड है। समझ में आया। इसी को बोलते हैं टिल्ट। जैसे मिसाल मान लीजिए, यहां पे मैं दिखाता हूं एक चीज, ये मान लीजिए स्फीयर है, खड़ा है, लेकिन जमीन ऐसे खड़ी नहीं है, जमीन थोड़ी सी इस तरह से है, ऐसे हटके है। होना कैसा चाहिए था, इस तरह से, लेकिन है कैसे, ऐसे। देखिए कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री पर। याद रखा। अच्छा, फिर से सुनिए, सीजन्स जो है, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, सीजन्स कैसे बनते हैं, रिवॉल्वेशन से। रिवॉल्वेशन समझने के लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि जमीन जो है वो टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री। मतलब जमीन को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जमीन ऐसे नहीं है, जमीन थोड़ा इस तरह से है, बेंड, ऐसे ऐसे है। याद रखा। इसको बोलते हैं टिल्ट। जैसे जमीन को ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल खड़ा, इस तरह से, लेकिन जमीन खड़ी नहीं है, जमीन थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब ऐसे। याद रखा। कितना वो झुकी हुई है, असल में उसको यहां पे होना चाहिए था, वो यहां गई है। एंगल कितना बना है, 23.5 डिग्री। तो जमीन थोड़ी सी बेंड है, उसको ऐसा होना चाहिए था, वो थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है। इसी को बोलते हैं टिल्ट। समझ में आया। तो हम जो डायग्राम बनाते हैं ना ऐसे, वो थोड़ी सी गलत बनाते हैं। जब हम डायग्राम्स बनाते हैं कॉपी पे, इस तरह से गलत बनाते हैं,
क्योंकि जमीन असल में ऐसे है, टिल्ट है थोड़ी सी, उसको यहां होना चाहिए था, वो थोड़ा सा ऐसे है। कितने एंगल का फर्क है? 23.5 डिग्री का, याद रखा। अच्छा, ये है टिल्ट। अब सवाल है मौसम कैसे बनते हैं। देखिए मौसम कैसे बनते हैं। ये मान लीजिए ये सन है, ठीक, ये हमारी जमीन है। जमीन के दो हिस्से होते हैं, आपको पता है। ये मान लीजिए ये क्या है, बीच वाला एरिया। अगर आप जमीन के बिल्कुल सेंटर पर एक लाइन डालेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये मान लीजिए ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है? ये जमीन है, जमीन के बिल्कुल सेंटर पर एक लाइन डालिए, उसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जमीन के दो हिस्से हैं, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब चलिए मौसम को समझते हैं। ये मान लीजिए यहां पे सन है, ठीक, इसको मान लीजिए ये सन है, ये, ठीक, ये हमारी जमीन है। ये कौन सा पार्ट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा है? साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। ये साउदर्न ऊपर वाला, ये है ब्लैक नॉर्दर्न, ठीक। ये सन है, ये क्या है? जमीन। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। जमीन ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, इस तरह से है। जमीन इस तरह से घूमती है, ऐसे ऐसे। यहां पे आप बताइए मुझे कौन सा हिस्सा जमीन का सन के नजदीक है और कौन सा दूर है? ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये बिल्कुल सन के नजदीक है, और वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहां है? सन से बहुत दूर है ना। देखो ऐसे देखो, कौन सा हिस्सा नजदीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन सा दूर है? साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब जो हिस्सा नजदीक है, यहां क्या होगा? गर्मी होगी, क्योंकि सन से नजदीक है। इसका मतलब यहां पे समर सीजन इस वक्त है। वहां क्या होगा? वो सन से बहुत दूर है, वहां क्या होगा? विंटर सीजन। समझ में आया? तो यहां पे समर सीजन क्योंकि यह सन से नजदीक है, यहां विंटर सीजन सन से दूर है। अब मान लीजिए अगर ये टिल्ट नहीं होता, ये टिल्ट नहीं होता, तो फिर कैसे होता? ये बताओ, कहां पे समर कहां पे विंटर? दोनों जगहों पे एक ही मौसम होता। समझ में आया? दोनों जगहों पे एक ही किस्म का मौसम होता, या समर होता या विंटर होता। लेकिन टिल्ट की खूबी देखो, टिल्ट की वजह से क्या हो रहा है? एक जगह पे समर है, एक जगह पे विंटर है, ठीक। अब देखिए ये इस तरह से घूमने लगती है, इस तरह से ऐसे। अब बताओ क्या हो रहा है? ऐसे। अब साउदर्न हिस्सा जो है यह सन के नजदीक है ना, तो यहां समर होगा। जो नॉर्दर्न हिस्सा है वहां क्या होगा? विंटर। अब फिर से देखिए ऐसे। अब फिर से क्या हुआ? यहां समर वहां विंटर। ऐसे देखिए क्या हुआ? यहां समर वहां विंटर। फिर से यहां। इसी तरह से जमीन घूमती है, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे। तो कभी सन के नजदीक कौन आता है? साउदर्न हेमिस्फीयर, यहां गर्मी यहां समर। तो कभी क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक आता है, मतलब यहां समर, समझ में आया, और वहां विंटर। इस तरह से सीजन बनते हैं, क्योंकि जमीन अगर टिल्ट नहीं होती तो हर जगह पे सेम मौसम होता। लेकिन जमीन टिल्ट है, थोड़ी सी हटके है, याद रखा, थोड़ी सी बेंड है। कितनी बेंड है? 23.5 डिग्री। इसीलिए सीजन्स बनते हैं। ये देखिए इस तरह से घूमती है, ये याद रखा। तो कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक आता है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर आता है, कभी नॉर्दर्न आता है, कभी साउदर्न आता है। इसीलिए कभी समर आता है और कभी विंटर आता है।
तो इस तरह से सीजन बनते हैं। समझ में आया? तो जमीन क्या है? एक प्लेनेट। इसका हिंदी में क्या नाम है? पृथ्वी। कौन सा प्लेनेट है? तीसरे नंबर का। इसके पास एक मून है, यहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसकी शेप जियोइड है, इसका डायमीटर इतना है, सर्कमफ्रेंस इतना है, वजन इतना है। इसके एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस होते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद है ऑक्सीजन। सन से ये कितनी दूर है? इतनी। रिवॉल्वेशन करने में कितना टाइम लगता है? इतना। रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? इतना। किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन की वजह से क्या बनता है? डे एंड नाइट। रिवॉल्वेशन की वजह से क्या बनता है? सीजन्स। जमीन कितनी टिल्ट है? 23.5 डिग्री। याद रखा? अगर ये टिल्ट नहीं होती तो हर जगह पे सेम मौसम होता, कोई विंटर और समर नहीं बनता फिर। याद रखा? लिखो इसको। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल डेज की। समझ में आया? 21 जून को देखिए। 21 जून को क्या होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। इसीलिए 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। इसका मतलब यह है कि ये मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। 21 जून को क्या होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। याद रखा? इस तरह से, ऐसे। लेकिन यहां पे 21 जून को सबसे नजदीक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर सन के। इसीलिए 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। क्यों होता है सबसे छोटा दिन? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उस वक्त। समझ में आया? तो शॉर्टेस्ट डे कब होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में? 21 जून को। क्यों होता है? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर सन के नजदीक होता है। लेकिन इसी टाइम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन के बहुत ज्यादा दूर होता है। याद रखा? इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन। तो 21 जून को दो चीजें होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि वो सन के नजदीक होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि वो सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। याद रखा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है उस वक्त। समझ में आया? उसके बाद एक और डे की बात करते हैं, 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को 21 जून का उल्टा होता है। मतलब देखो इस वक्त क्या होता है, ये मान लीजिए 22 दिसंबर आ गया, मिसाल मान लीजिए इस तरह से, ऐसे इस तरह से। सन के नजदीक कौन सा हिस्सा होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सबसे ज्यादा नजदीक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कभी इतना नजदीक नहीं आता है सन के जितना नजदीक 22 दिसंबर को आता है। याद रखा? तो 22 दिसंबर को कौन हिस्सा सन के नजदीक होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि यह सन के नजदीक होता है। और इसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर कितना नजदीक होता है इसके? वो बहुत दूर होता है। याद रखा? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसा दिन होता है उस दिन? लॉन्गेस्ट डे, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर सन से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे, 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे। अच्छा, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। लेकिन 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन। याद रखा? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मार्च 21 और सितंबर 23 को। ये ऐसे दिन हैं जब दोनों हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में डे और नाइट इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। मतलब जितनी बड़ी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है उतनी ही बड़ी रात साउदर्न हेमिस्फीयर में। जितना बड़ा दिन
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उतना ही बड़ा दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। याद रखा। तो डे और नाइट बराबर इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रखा। ये वो दिन है जब इक्वल ड्यूरेशन के डे और नाइट होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। अच्छा, 21 को ये होता है, 22 दिसंबर को ये होता है, और ये 2 डेज तो स्पेशल होते ही है क्योंकि जितना बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतना ही बड़ा दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में। जितनी बड़ी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतनी ही बड़ी रात साउदर्न हेमिस्फीयर में। समझ में? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं एक और प्लेनेट की जिसका नाम है मार्स। पहले नंबर पर प्लेनेट कौन आता है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, और अब है मार्स। मार्स का हिंदी नाम जो है ना, ये मंगल है। तो मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मंगल। अच्छा, किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पर। ये जो मार्स है ना, इसकी एक खूबी है, इसको हम कहते हैं रेड प्लेनेट। याद रखा। तो मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट। क्यों कहते हैं मार्स को रेड प्लेनेट? क्योंकि मार्स हमें रेड ही दिखाई देता है, या तो हमें ये ऑरेंज कलर का दिखाई देता है या रेड कलर का, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड प्लेनेट। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, तो आंसर क्या होगा? मार्स। अब सवाल है, ये मार्स हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? इसका एक रीजन है। देखो क्या रीजन है। जो मार्स पर पत्थर है ना, रॉक्स, एक तो रॉक्स और वहां की मिट्टी, इन दोनों का कलर या तो रेड है या तो ऑरेंज है। समझ में आया? इसीलिए हमें मार्स रेड या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां के जो पत्थर है मोस्टली, अक्सर, और सॉइल है वो दोनों रेड या ऑरेंज कलर के हैं। अब एक और सवाल है, ऐसा क्यों है? वहां ये रेड कलर की मिट्टी या रेड कलर के रॉक्स क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि जो मार्स की मिट्टी है या मार्स के जो पत्थर है उनमें ज्यादा पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। याद रखा। तो मार्स की मिट्टी में और मार्स के पत्थरों में कौन सी चीज सबसे पाई जाती है? वो है आयरन। ठीक। आयरन के बारे में आपको पता है एक चीज, आयरन अगर पानी के साथ लग जाएगा, किसके साथ? पानी के साथ, या ये ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं वाटर वेपर्स के साथ लग जाएगा। अगर कभी आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स या वाटर के साथ लगेगा, ये जो आयरन है ना, इसको जंग लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन की रस्टिंग कब होती है? जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो आयरन खराब हो जाता है, इसको रस्ट लगता है, रस्टिंग होती है इसकी, इसको जंग लगता है। वो जो जंग है वो भी रेड या ऑरेंज कलर का बन जाता है। तो आयरन की एक चीज आपको याद है कि जब ये वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इसको जंग लगता है, और वो जंग जो है रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक। अच्छा, जो मार्स है ना, वहां के पत्थरों में और वहां की मिट्टी में कौन सी चीज ज्यादा पाई जाती है? आयरन। ठीक। साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि मार्स पर एक टाइम पानी था। याद रखा। वहां पानी था, वहां बारिश हुई थी। जब वहां पानी था तो उसी पानी की वजह से वहां जो रॉक्स और सॉइल में आयरन था उसको जंग लग गया। जंग लगने की वजह से उसका कलर रेड या ऑरेंज हो गया। इसीलिए वो सारे पत्थर और मिट्टी ऑरेंज या रेड कलर की हो गई। इसीलिए हमें आज मार्स रेड कलर का दिखता है, हम इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। याद रखा। तो वहां जो आयरन पाया जाता है मार्स पर,
मार्स की मिट्टी में, मार्स के पत्थरों में, कभी वहां पानी था मार्स पर, या कभी वहां बारिश हुई थी। उस बारिश या उस पानी की वजह से वो जो आयरन वहां पाया जाता था मिट्टी और पत्थरों में, उस पर जंग लग गया। जंग किस कलर का हो जाता है? रेड या ऑरेंज का। इसीलिए हमें आज वहां की मिट्टी और वहां के पत्थर रेड कलर के दिखाई देते हैं। इसीलिए मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। याद रखा? अच्छा, मार्स जो है ना, ये जमीन से बहुत छोटी है। इसका वजन कितना होता है? 1/9 मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब यह है, अगर आप जमीन के वजन के 9 हिस्से करेंगे, मतलब जमीन के 9 टुकड़े करेंगे, 9 पार्ट्स करेंगे, 9 हिस्से करेंगे, उनमें से एक हिस्सा जो बनेगा उतना वजन है मार्स का। समझ में आया? तो जमीन के आप कितने हिस्से करेंगे? 9 हिस्से। उसमें से एक हिस्सा लीजिए, उतना ही वजन है मार्स का। मतलब मार्स जो है वो जमीन से बहुत छोटा है। अच्छा, रोटेशन की बात करते हैं। मार्स रोटेट करता है अपनी जगह। इसको रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 1026 डेज। ठीक। अच्छा, रिवॉल्व भी करता है, सन के अराउंड घूमता भी है। रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 687 डेज। तो रोटेशन में इतना टाइम लगता है, रिवॉल्वेशन में इतना टाइम लगता है। इसका मतलब मार्स जो है वो रोटेट आराम से करता है और रिवॉल्व 687 डेज में करता है। याद रखा? अच्छा, अब बात करते हैं मून्स की, यानी नेचुरल सैटेलाइट्स की। जमीन के पास कितने मून्स हैं? एक, जो हम शाम को देखते हैं। लेकिन मार्स जो है उसके पास 2 मून्स है, 2 मून्स है उसके पास। मतलब 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है उसके पास। उन 2 सैटेलाइट्स का नाम या उन 2 मून्स का नाम है फोबोस और डीमोस। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मार्स के 2 मून्स जो है उनका नाम बताइए, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस क्या है? ये 2 मून्स का नाम है। किसके मून्स का? मार्स के। याद रखा? अच्छा, अब बात करते हैं पानी की। साइंटिस्ट्स का यह कहना है कि मार्स जो है, ये मान लीजिए ये मार्स है, मार्स में आज भी पानी है। साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि मार्स पे आज भी पानी है, मगर वो पानी किस शक्ल में है? बर्फ की शक्ल में है। कहां पे? ये पोलर कैप्स पर, यहां। इनको बोलते हैं पोलर कैप्स, यहां से और इस वाले साइड से। तो यहां पे भी अभी पानी है, यहां पे भी पानी है, मगर वो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो बर्फ की शक्ल में है, बर्फ की। याद रखा? अच्छा, अगर ये बर्फ की शक्ल में है तो क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं वहां, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं? लेकिन मार्स के किस हिस्से पर यह पानी होता है या किस हिस्से पर यह बर्फ है? इन पोलर एरियाज में। इनको बोलते हैं पोलर एरियाज या पोलर कैप्स, इन्हीं इलाकों में है। याद रखा? तो इसका मतलब मार्स पर आज भी पानी है, बट वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो बर्फ की शक्ल में है। और किस हिस्से में है? पोलर कैप्स में। याद रखा? अच्छा, एक और चीज, साइंटिस्ट मार्स के बारे में कहते हैं कि मार्स जो है इट हैड एटमॉस्फेयर। मतलब यहां एक टाइम पे एटमॉस्फेयर था, जैसे जमीन का एटमॉस्फेयर है ना, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। एक वक्त पे मार्स के पास भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर था जैसे जमीन के पास है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्स बहुत छोटी है, अगर इसका वजन बहुत कम है तो फिर ग्रेविटेशन भी कम होगा। ग्रेविटेशन इतना कम था कि वो उन गैसेस को, उस एटमॉस्फेयर को पकड़ ही नहीं सका और वो गैसेस चले गए। समझ में आया? वरना एक टाइम पे मार्स पर भी एटमॉस्फेयर था, लेकिन ग्रेविटेशन बहुत कम है क्योंकि वजन बहुत कम है, वो ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर को पकड़ ही नहीं सका। जैसे मिसाल, यहां जमीन में एटमॉस्फेयर है, यहां बहुत सारे गैसेस है,
ये क्यों नहीं भागते हैं, ये क्यों नहीं जाते स्पेस में? क्योंकि जमीन की ग्रेविटेशन इनको नहीं छोड़ती है, वरना ये भाग जाते। लेकिन मार्स के पास इतनी ग्रेविटेशन नहीं थी कि वो इस एटमॉस्फेयर को पकड़ पाते, इसीलिए वो गैसेस चले गए, वरना मार्स के पास भी एटमॉस्फेयर था। समझ में? अच्छा, मार्स जो है वहां लाइफ नहीं है, मतलब वहां लिविंग थिंग्स नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली चीज, मार्स एक ठंडा प्लेनेट है। अभी मैंने कहा कि वहां आइस है या वाटर है इन द फॉर्म ऑफ आइस। क्यों? क्योंकि मार्स एक ठंडा प्लेनेट है, वहां ठंड ज्यादा है। समझ में? इसीलिए वहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते, और वहां ऑक्सीजन भी नहीं है। समझ में? और ना ही पानी है। तो इन तीन चीजों की वजह से वहां लाइफ नहीं है, ना वहां ऑक्सीजन है, ना वहां पानी है, और वहां ठंड भी बहुत है, इसीलिए वहां जिंदगी नहीं है, वहां लिविंग थिंग्स नहीं रहते। समझ में? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं एक और प्लेनेट की, जिसका नाम है जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। याद रखा? तो नंबर 5 पर जो प्लेनेट आता है उसका नाम है जुपिटर। किस नंबर पे आता है? 5th नंबर पर। पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और उसके बाद जुपिटर, जिसका हिंदी नाम है बृहस्पति। सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स है ना? उनमें सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो है जुपिटर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? जुपिटर। याद रखा? अच्छा, ये जुपिटर सन से कितना दूर है? 778 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। इतना दूर है ये सन से, मतलब तकरीबन जमीन से डबल, बहुत दूर है ये सन से। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर ये सन से बहुत दूर है तो इस पर कितनी सनलाइट पड़ती होगी? कम पड़ती होगी, क्योंकि सन से बहुत दूर है। समझ में? अगर ये सन से बहुत दूर है तो सनलाइट भी कितनी पड़ती होगी इस पर? बहुत कम। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये सोलर सिस्टम का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स है। समझ में? सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट कौन है? वीनस, उसके बाद है जुपिटर। याद रखा? ये कितनी सनलाइट रिसीव करता है? कम, मगर चमकता कितना है? बहुत ज्यादा। अब सवाल है ऐसा क्यों होता? जब ये रिसीव ही कम सनलाइट करता है, चमकता क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में एक गैस है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। याद रखा? इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस होता है, और हाइड्रोजन की खासियत पता क्या है? देखो हाइड्रोजन की खासियत क्या है, इस पर जितनी भी सनलाइट पड़ती है ना, जुपिटर पर जितनी भी सनलाइट पड़ती है, ये हाइड्रोजन गैस तकरीबन उस सारी सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इस पर जितनी भी सनलाइट पड़ती है, तकरीबन सारी की सारी सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब बाकी प्लैनेट्स पे क्या होता है? देखो बाकी प्लैनेट्स पर क्या होता है, जब किसी प्लैनेट पर सनलाइट पड़ती है ना, कुछ सनलाइट यहां एब्जॉर्ब होती है और कुछ वापस आती है। याद रखा? इसका मतलब सारी सनलाइट वापस नहीं जाती है रिफ्लेक्ट, ठीक है? कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ वापस जाती है। लेकिन जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां जो भी सनलाइट पड़ती है, तकरीबन सारी सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है। याद रखा? अब बाकी प्लैनेट्स को देखिए, इस प्लैनेट पर पड़ती है मिसाल के तौर पर 5 लाइट्स, 3 वापस निकलती है और 2 एब्जॉर्ब होती है। अगर 3 ही लाइट्स वापस निकलेंगी तो ये कितना चमकेगा? कम चमकेगा। अब यहां देखिए, इस पर क्या होता है, इस पर 5 लाइट्स नहीं पड़ती है, इस पर 4 ही लाइट्स पड़ती है, और चारों की चारों रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब इससे 3 ही लाइट्स निकलती है, इससे 4 लाइट्स निकलती है, इसीलिए ये ज्यादा चमकता है इनसे, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वापस। याद रखा? वरना ये सनलाइट कम ही रिसीव करता है, ठीक? अच्छा, बाकी प्लैनेट्स की तरह जुपिटर जो है ये भी रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर। इसको कितना टाइम लगता है रोटेट करने में?
9 आवर्स 54 मिनट्स। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा जुपिटर को कितना टाइम लगता है रोटेट करने में, 9 आवर्स 54 मिनट्स, इसका मतलब ये काफी ज्यादा तेज रोटेट करता है, तो ये कम टाइम लगता है। अच्छा, हमारी जमीन को देख लो, उसको 24 आवर्स लगते हैं, वो इससे छोटी भी है, लेकिन जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, फिर भी कम टाइम लगता है, 9 आवर्स। इसका मतलब ये रोटेट तेज तेज करता है। अच्छा, रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 11.86 ईयर्स, मतलब ये तकरीबन 12 साल के बाद एक चक्कर कंप्लीट करता है सन के अराउंड। हमारी जमीन को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में, 1 साल। इसको कितना टाइम लगता है, 12 ईयर्स, याद रखा। तो 12 सालों में ये सिर्फ एक बार चक्कर लगा पाता है, एक चक्कर लगाता है सन के अराउंड। इसका मतलब क्या है कि ये रिवॉल्व आराम से करता है, मगर रोटेट तेज तेज करता है। अच्छा, ये जो जुपिटर होता है ये मेनली 2 गैसेस से बना होता है, एक हाइड्रोजन, एक हीलियम। तो अगर किसी ने आपसे पूछा ये जुपिटर जो है ये किस चीज से बना है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जुपिटर मेनली 2 गैसेस से बना है, एक हाइड्रोजन, एक हीलियम। इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर एमोनिया गैस भी है, इसमें मीथेन गैस भी है, याद रखा। तो एमोनिया गैस भी वहां है, मीथेन गैस भी वहां है, लेकिन जुपिटर पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि एक तो वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, वो मार्स के पीछे है, मतलब मार्स से भी बहुत दूर है वो, तो वहां पे सनलाइट कम पड़ती है, मतलब वहां टेम्परेचर उतना अच्छा है नहीं, बहुत ठंड है वहां। तो कम टेम्परेचर की वजह से वहां लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। अच्छा, दूसरी चीज वहां ग्रेविटेशनल पुल भी खतरनाक है। देखो, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, जुपिटर। अच्छा, इसका वजन भी कितना होगा, बहुत ज्यादा। जब वजन ज्यादा है तो ग्रेविटेशन भी कितनी होगी वहां, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना वजन होता है उतनी ग्रेविटेशन होती है। जब वहां ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है वहां चलने में दिक्कत हो जाएगी, समझ में? क्योंकि ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है। आप जब अपना पैर उठाओगे ग्रेविटेशन आपको वापस खींचेगा, वहां चलने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वहां रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर कम है और ग्रेविटेशन भी ज्यादा है, याद रखा। जब हम वहां पैर उठाएंगे, पैर उठाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन हमें वापस खींचेगा, इसीलिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। समझ में? लिखो इसको।